हेलो बच्चों, और हमारे इस वीडियो में नेक्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आप पढ़ेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है आपका ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या कहता है ये लॉ? बच्चों ये लॉ कहता है कि अगर आप कोई दो एलिमेंट लेते हैं और दो एलिमेंट लेने के बाद वो बनाते हैं एक से ज़्यादा कंपाउंड, तो एक एलिमेंट अगर कांस्टेंट है तो दूसरा वाला जो एलिमेंट है उसका रेशियो अगर आप देखेंगे दोनों कंपाउंड में जो अलग अलग हैं वो एक होल वैल्यू में आएगा, यानी होल नंबर में आएगा। इट्स अ वेरी सिंपल। लुक एट, हमारे पास है कार्बन एंड हाइड्रोजन, सॉरी बच्चों, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है वाटर एज वेल एज एक और एलिमेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो यहाँ पर आप चेक करें इनका बाई मास रेशियो, हाइड्रोजन 2 यूनिफाइड मास है जबकि ऑक्सीजन यहाँ पर 16 है। चेक करें प्लीज़, ये ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसे 2 1 जा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिफाइड मास। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यहाँ पर भी हाइड्रोजन का जो यूनिफाइड मास है वो 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर है 16। एक का यूनिफाइड मास 16 होता है, 2 यहाँ पर यूज़ हुए हैं तो 16 2 जा 32, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 32। लुक एट, यहाँ पर हाइड्रोजन का जो यूनिफाइड मास है वो कांस्टेंट है, और अगर आप ऑक्सीजन के यूनिफाइड मास को दोनों कंपाउंड में देखें तो आप पाएंगे इनका रेशियो आ रहा है होल नंबर में, दैट इज़ 1:2, 1:2। ओके, अच्छा, इसी आप लॉ को समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है 21, यस, एनसीईआरटी में आप चेक करें, वहाँ पर लिखा होगा 21 इस तरीके से, 1.21 मतलब चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 21, और वो आपकी स्क्रीन पे सामने ये रहा। ओके, तो क्वेश्चन में आप देखा होगा आपने कि यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी दी हुई है बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, बहुत सारे ऑक्साइड बनाते हैं। तो नाइट्रोजन की जो यहाँ पर आपको क्वांटिटी दी है 14 ग्राम, दैन नेक्स्ट 14 ग्राम, फिर 28 ग्राम, 28 ग्राम। चेक कीजिए बच्चों प्लीज़। और यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका 16 ग्राम, 32 ग्राम एंड 32 ग्राम एंड 80 ग्राम। चेक कीजिए प्लीज़, हो सकता हो कोई मिस्टेक हो, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से ठीक है। ओके, अभी करना क्या है, सेम देखो यहाँ पर कह रहा है कि जस्टिफाई द लॉ। एक तो पूछा कौन सा लॉ है और उसको जस्टिफाई कीजिए, रीजन दीजिए। तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पे अगर डाटा को ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं, देखिए 14 ग्राम और 16 ग्राम ऑक्सीजन मिलके कोई ऑक्साइड बना होगा, बनता है, जैसे NO बनता है, मैं क्लियर कर दूँ, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ऐसे ही यहाँ पर NO2 बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। खैर हमारे लिए अभी यहाँ कंपाउंड का नेम इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम इस लॉ को, मल्टीपल प्रोपोर्शन को कैसे जस्टिफाई करें। वेरी सिंपल, देखो नाइट्रोजन को हम क्वांटिटी कर लें कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट कैसे होगी, आप तो कहोगे सर 14 14 20 28 आ रहा है यहाँ पर है, तो कांस्टेंट सर कहाँ पर, मैं कर देता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे ये क्या होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जरा चेक करो, और 2 से इसको इंटू कर दूंगा तो ये भी 28 हो जाएगा। बट जब ये 28 होगा तो इसके रेशियो के अकॉर्डिंग ही ऑक्सीजन का रेशियो भी चेंज होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा 32 और ये वाला ऑक्सीजन आएगा जो इसके सामने वो जाएगा 64। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुल, मैंने इसको 2 से इंटू किया तो ये हो गया आपका 32, और इसको 2 से इंटू किया तो ये हो गया 64। जरा चेक करें प्लीज़, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है। नाइट्रोजन की सभी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट हो चुकी है, 28 पे आ गई हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको भी 2 से इंटू किया। ऐसा नहीं कि इसको 2 से इंटू इसको नहीं करेंगे, क्योंकि एक फिक्स रेशियो होता है, प्रोपोर्शन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आप जैसे जानते हैं। तो यहाँ पर अब चेक करें आप, इनका रेशियो क्या आ रहा है, ऑक्सीजन का
मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 32:64:32:80। मतलब अगर हम डिवाइड भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। ये 16:32:16:40। अभी और हो जाएगा ये, इसको आप कर दीजिए 8 जा 16 जा 8 जा 20 जा, शायद अभी और हो जाएगा 4 जा 8 जा 4 जा 10 जा, अभी और पॉसिबल है 2 जा 4 जा 2 जा एंड 5 जा। ये देखिए, ये आपका रेशियो किस में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है। और वैसे भी होल नंबर यहीं से प्रूव हो गया, ये होल नंबर में रेशियो है ना। तो आपका बस यही लॉ है। सो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन 2.1 यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। इसको ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा मिलता जुलता लॉ है जो हमने लास्ट अभी लॉ पढ़ा है, कौन सा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, उसी से मिलता थोड़ा सा लॉ है। ध्यान से देखिए क्या कहता है ये लॉ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, दो एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन होते किससे, अलग अलग, मतलब सेपरेटली दो एलिमेंट्स अलग अलग कंबाइन होते हैं एक थर्ड एलिमेंट से, वो भी कैसे, फिक्स्ड मास से। मतलब दो एलिमेंट एक तीसरे एलिमेंट से अलग अलग कंबाइन होते हैं एक फिक्स मास में, तो उनका जो रेशियो है, उनके मास का जो रेशियो है जिस में वो रिएक्ट कर रहे हैं, या तो वो वही रहता है ना, या फिर उनका रेशियो होल नंबर में आता है, लेकिन जो होल नंबर में आता है वो भी मल्टीपल फॉर्म में आता है। मल्टीपल आप समझते हैं, जैसे 2 का मल्टीपल 4 है, अगर 2 को मल्टीपल तो 4 आएगा, या 4 को मल्टीपल आएगा तो 8 आएगा। तो हम कहते हैं कि 2 के मल्टीपल क्या है, 4 हैं, 8 हैं, 16 है। तो ऐसे ही वो रेशियो भी क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे। इस बात को थोड़ा आसान शब्दों में विद एग्जाम्पल समझते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं वीडियो के दौरान, सबसे पहली बात कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कुछ नोट करना है तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको स्क्रीनशॉट जो लेना है उसको ज़रूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको करना केवल इतना है, मेहनत करनी है और इसको ना ध्यान से समझना है। मैं पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे समझ के आप किसी भी बुक से इजीली पढ़ सकते हैं, या फिर आने वाले समय में नोट्स अगर डालूंगा तो वो भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल ये रहा, देखिए 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक कार्बन है, एक सल्फर है बच्चों, और एक ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से सेपरेटली रिएक्शन करेगा। ये मैंने रिएक्शन नहीं लिखी बच्चों, केवल समझाया है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और सल्फर भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। ये मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश आपको की है, ठीक है ना। ये कोई रिएक्शन नहीं है, रिएक्शन तो बाकायदा C+O2 की CO2 लिखी जाएगी, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर CO2 बनाते हैं, वहीं सल्फर भी ऑक्सीजन से सेपरेटली कंबाइन होकर SO2 बनाता है। अब इस केस में हम ऑक्सीजन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो फिक्स्ड मास है, ये लिखा हुआ है विद अ फिक्स्ड मास। तो कार्बन भी ऑक्सीजन के फिक्स मास से जो है रिएक्शन कर रहा है और CO2 बना रहा है, और सल्फर भी ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास मतलब O2 से रिएक्शन करके SO2 बना रहा है। इसमें हमें देखना होगा कार्बन और किसका, सल्फर का रेशियो। चेक कीजिए, कार्बन और सल्फर का रेशियो कितना है, 12:32। इसे रिड्यूस करेंगे आएगा 3:8। अब क्या करना है, एक चीज़ और, कि यहाँ पर कार्बन और सल्फर खुद आपस में रिएक्शन करते हैं और कंबाइन करके बनाते क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड बनाते हैं। और इस कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम कार्बन और सल्फर का रेशियो देखें तो वो कितना आता है, 12:64, यानी 3:16। अब आपको करना क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो कह रहा है कि सेम होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन विद ईच अदर। तो ये वाला रेशियो जो है इस रेशियो की क्या है, मल्टीपल है। कैसे, बहुत सिंपल समझना, देखिए अगर हम 3/8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3/8 कब आएगा, अगर हम 3/16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 8 जा 16, मतलब मीन्स कहने का ये है कि जो 3/16 का जो रेशियो है इसका जो मल्टीपल है वो कौन है, 3:8 है। जब हम 3/16 को या 3:16 को 2 से इंटू करेंगे, है ना, तो हमारा जो दूसरा रेशियो वो क्या आ जाएगा, 3:8 के इक्वल आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 3:16 जो है वो क्या है, मल्टीपल है किसका, 3:8 का, ठीक है। और नेक्स्ट लॉ हमारा है बच्चों गेलू-सॉक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, और एक लास्ट लॉ फिर आपका बचता है अवोगाड्रोस लॉ।
देखिए बेसिकली ये लॉ ना बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली क्या है, ये जो लॉ हैं इनका यूज़ न्यूमेरिकल पर्पस से है। जब आगे आपका मोल कॉन्सेप्ट वगैरह आएगा तब वहाँ पर आपका इसका यूज़ होगा। तो ठीक है, उसको उसी प्रैक्टिकल लेवल पे समझिएगा। देखिए गेलू-सॉक लॉ क्या है, एक्चुअली गेलू-सॉक लॉ है जो पहली बात तो ये वॉल्यूम्स के लिए है, और वॉल्यूम में क्या मेज़र करते हैं, जनरली हम गैसेस को मेज़र करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पर H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, और ये हाइड्रोजन यहाँ गैस फॉर्म में, Cl2 भी गैस फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में। तो देखिए आपको पता है जो ये रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है वो एक फिक्स रेशियो में होता है। तो रिएक्शन को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर अगर सारी गैसेस हैं तो आप इसको वॉल्यूम के टर्म में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल गेलू-सॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिएक्शन को इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन react with 1 volume of chlorine, 1 volume of chlorine, मतलब वॉल्यूम के टर्म में रीड कर रहे हैं, एंड मेक अ 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। ये इसका मतलब है कि आप जो है इसको वॉल्यूम की फॉर्म में पढ़ सकते हैं और आगे न्यूमेरिकल में भी वॉल्यूम की फॉर्म में से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा आवागाड्रो लॉ है बच्चों। आवागाड्रो लॉ जो है वो ठीक सेम इसी के बेस्ड पर है, बट हमें उसे पढ़ना है मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। और उसमें ये कहा गया है कि एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव equal number of molecules। मतलब अगर टेम्परेचर सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर है तो, और गैस के किसी भी गैस, एक गैस हो या दो गैस हो, उनके अगर इक्वल वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, मेरे कहने का पर्पज समझिएगा। जैसे यहाँ पर एक वेसल्स है, यहाँ पर एक वेसल्स है, यहाँ दो गैसेस हैं, ठीक है, दोनों के वॉल्यूम सेम है, दोनों के वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है, दोनों को सेम टेम्परेचर और सेम जो है प्रेशर दिया जा रहा है, सेम प्रेशर और सेम टेम्परेचर गिवन है, चेक कीजिए। तो अंडरस्टूड है कि इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। कहने का मतलब है, इसी को मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। कहने का मतलब ये 1 वॉल्यूम है, इसका भी 1 वॉल्यूम है, दोनों के वॉल्यूम इक्वल हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन भी सेम है। तो हम इसको ना इस तरीके से पढ़ सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल, मतलब 1 molecule ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 molecule ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 molecule ऑफ HCl। चेक कीजिए, बिल्कुल क्लियर है यहाँ से, ठीक है। गेलू-सॉक ने वॉल्यूम के टर्म में पढ़ना सिखाया कि अगर हम रीड करना चाहें रिएक्शन को कि किस प्रोपोर्शन में रिएक्शन हो रही है तो वॉल्यूम के टर्म पढ़ना सिखाया। और वही आवर्ड कहता है कि अगर सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर है और इक्वल वॉल्यूम्स है गैसेस का, तो हम उसको जो है उसमें मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, मतलब उसी रिएक्शन को आप मॉलिक्यूल फॉर्म में पढ़ सकते हो। 1 molecule रिएक्ट विद 1 molecule ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 molecule ऑफ HCl। तो ये आपके दोनों लॉ है। हमारे लॉ सारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा लॉ भी निकल गया है, आवर्ड लॉ, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिकल तौर पे आप आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में देखेंगे बच्चों। और बच्चों मेरे साथ मेहनत कीजिए, मैं भी वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो प्लीज़ जो है अगर किसी को नीड है, आपने पढ़ लिया तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू।